हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का नया सेशन 2021-22 चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेशियम क्षेत्र यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ते हैं। आज हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, उसकी तीव्रता क्या होती है और इसकी परिभाषा के बारे में बेसिक हम समझते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लेक्चर। देखिए विद्यार्थी, इसके पहले वाले लेक्चर 1B में हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था और वहाँ से निष्कर्ष निकल के आया था। चार्ल्स ऑगस्टन कूलाम ने निष्कर्ष निकाला था कि जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष तो कूलाम के नियम से निकल के आया था। अब हम बात करते हैं कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों की, जैसे वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वैद्युत क्षेत्र यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब भाई देखो, आवेश है तो आवेश के चारों ओर उसका एक प्रभाव होगा निश्चित दूरी तक के। ठीक है, या वो एक निश्चित दूरी तक बल का अनुभव करेगा, तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। स्पष्ट सी बात है। तो देखो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की। किसी वैद्युत आवेश अथवा वैद्युत आवेशों के, आवेश मतलब एक अकेला हो या आवेश हो मतलब कि एक से अधिक आवेश हो, तो किसी वैद्युत आवेश अथवा वैद्युत आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिसप्रिंट हो गया है, मतलब थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। वैद्युत आवेशित कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कूलाम के नियमानुसार है, कूलाम के नियमानुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार कोई कण किसी वैद्युत क्षेत्र में तब कहा जाता है जबकि कण स्थिर वैद्युत बल मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम वैज्ञानिक फैराडे ने प्रस्तुत की थी, या वैज्ञानिक फैराडे के द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो देखो अब वैद्युत आवेश के बारे में तो कूलाम ने बताया था, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के बारे में किसने बताया था, तो फैराडे ने बताया। किसने बताया, फैराडे ने। भाई स्पष्ट सी बात है, जब भी कोई टॉपिक की खोज होती है तो उसके आगे मतलब फिर उसमें और रिसर्च होता है, तो और वहाँ से फिर अन्य जानकारियाँ हमको मिलती है। तो कूलाम ने तो ये बोल दिया था बल के बारे में, अब फैराडे ने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को परिभाषित किया। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि एक बिंदु है, इस बिंदु पर एक आवेश है Q। ठीक है, Q प्लस धनात्मक आवेश। अब इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, मान लो इसका जहाँ तक के प्रभाव है, तो अब भाई कोई भी आवेशित कण को अगर हम लाएंगे यहाँ पे, ये आवेश है धन आवेश, अब इसके अलावा हमने कोई एक दूसरा आवेश यहाँ पे लेके आए, मान लो ऋण आवेश लेके आए, और ऋण आवेश को हम यहाँ पर इसके चारों ओर अगर हमने घुमाए मान के चलो, तो ये जहाँ तक के बल का अनुभव करेगी, जिस एरिया तक के, जिस क्षेत्र तक के, तो उसी को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखो परिभाषा भी वैसे ही है। किसी वैद्युत आवेश यानी कि कोई वैद्युत आवेश अथवा वैद्युत आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण कूलाम के नियमानुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, जिसको आपको इमेजिन करते हुए समझना है, इमेज के द्वारा याद रखना है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें। इस प्रकार कोई कण किसी वैद्युत क्षेत्र में तब कहा जाता है जबकि कण स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम वैज्ञानिक फैराडे ने प्रस्तुत की थी। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तो परिभाषा देख लिया हम, तीव्रता मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, उसकी तीव्रता के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक अत्यंत छोटा अर्थात बहुत ही सूक्ष्म परिमाण का धनावेश Q0 Q0 रख देते हैं।
इस धनावेश को आवेश इस धनावेश को, ये टेस्टिंग चार्ज का मतलब परीक्षण आवेश होता है। तो यहाँ पे जो मिसप्रिंट दिख रहा है ना आपको, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ये लिखा है कि इस धनावेश को परीक्षण आवेश कहते हैं, ये लिखा है। इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसकी उपस्थिति का वैद्युत क्षेत्र की मूल तीव्रता पर कोई प्रभाव कूलाम के नियमानुसार इस परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल F कार्य करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम परिभाषित करेंगे तो मान लो कि कोई अब वैद्युत क्षेत्र है, मतलब कोई आवेश है वहाँ पे। अब आवेश के चारों ओर हम, मतलब आवेश के पास भी हमने एक परीक्षण आवेश लाए दूसरा। अब वो जितने बल का अनुभव करेगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम आगे देखते हैं सरल शब्दों में किस तरह से इनकी परिभाषा को हम नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ई से। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो ये दूसरी परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने के लिए। कैसे बोल रहा है वो, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल, वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। सिंपल सी बात है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, वेक्टर ई इक्वल वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये सूत्र है। तो परिभाषा याद करने के पहले क्या याद करना है आपको, अपने दिमाग में सूत्र, और सूत्र के आधार पर फिर उसकी परिभाषा बनानी है। तो ये जो परिभाषा है ना, ऊपर इसी सूत्र के अनुसार बनाया गया है। देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश मतलब ये परीक्षण आवेश होता है Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल, ये देखो बल यानी फोर्स, तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति, ये निष्पत्ति मतलब ये अनुपात को निष्पत्ति बोल रहा है जो बीच में बटे लगा हुआ है, ठीक है, को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। अब मान लो यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे परिभाषित करेंगे, वेक्टर E इक्वल वेक्टर F अपॉन Q0, जहाँ F क्या है, बल है पता है आपको, और बल कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। आवेश Q0 एक अदिश राशि है, तो देखो इसमें जो Q0 है ना वो एक अदिश राशि होगी, ध्यान रखना है आपको। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E भी एक सदिश राशि होगी। देखो यहाँ पे जो है ना F सदिश है, F सदिश है और Q0 अदिश है। तो अगर दोनों की बात करें तो E की बात करें तो जो है ये जो है दोनों के अनुपात से मिलकर बना है, तो हम इसको सदिश राशि ही कहेंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, तो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसकी दिशा वही होगी जो दिशा F की होगी, मतलब जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होगी। बल वेक्टर F की दिशा वही होती है जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र में रखा धनावेश चलने का प्रयत्न करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण उपर्युक्त सूत्र 1 के निम्न अदिश रूप से ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो ये अदिश मतलब जिसमें यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे वेक्टर नहीं है, तो इस तरह से बिना वेक्टर के साथ में भी हम लिख सकते हैं इसको। तो अब ये तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में हुआ, तीव्रता के बारे में। अब तीव्रता का SI मात्रक, भाई तो स्पष्ट सी बात है, इसी सूत्र से SI मात्रक निकलेगा। तो F मतलब बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q0 मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। देखो नीचे में लिखा हुआ है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये हुआ इसका SI मात्रक। तो परिभाषा और SI मात्रक हमने देख लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। ठीक है, तो चलो विमीय सूत्र में सबसे पहले तो आपको पारिभाषिक सूत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है, E इक्वल F अपॉन Q0 Q0,
तो देखिए एफ का विमीय सूत्र और क्यू का, दोनों का विमीय सूत्र, तो एफ का विमीय सूत्र यानी बल का क्या होता है, mLT-2, ये तो आपको पता ही है, कक्षा 11वीं में पढ़े हो आपने। और क्यू में 0 मतलब आवेश, आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। क्यों? क्योंकि आवेश बराबर धारा गुणा समय होता है, और धारा का जो विमीय सूत्र है वो A होता है और समय का T होता है, तो कुल मिला के धारा का विमीय सूत्र AT हो गया। तो यहाँ पे जो है AT आ गया। अब इसको हम देखो ये जो A है और D है इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो भाई देखो M पहले लिखा जाता है, उसके बाद L लिखा जाता है, फिर T लिखा जाता है, फिर A। तो ये जो T ऊपर जाएगा ना, तो ये इसके ऊपर कितने की पावर है, देखो ये जो नीचे में AT है इसमें 1 की पावर है, +1। अब ये ऊपर जाएगा, बटे से ऊपर जाएगा, तो T क्या बन जाएगा, -1। तो अब ये -1 होने पर ऊपर में जो T के ऊपर -2 की पावर है, तो -2 और -1 जुड़कर कितने हो जाएंगे, -3। तो इस तरह से जो है T की पावर -3 और A जो है ऊपर जाने के बाद में -1 की पावर लग जाएगी इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि A अकेला है इसीलिए। तो इसको कैसे लिखेंगे व्यवस्थित रूप में, mLT-3 A इनवर्स, और आपको ब्रैकेट बंद करना है। तो ये है इसका विमीय सूत्र। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये विमीय सूत्र याद रखना है। किसी भी भौतिक राशि की जब परिभाषा लिखते हो तो उसका विमीय सूत्र और मात्रक तो लिखना ही जरूरी है आपको। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है। देखो ये नोट पॉइंट में क्या लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में यह माना गया है कि परीक्षण आवेश Q0 अत्यंत छोटा है, जिसकी उपस्थिति मूल आवेश अथवा निकाय के वैद्युत क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करती है। अतः तीव्रता संबंधी सूत्र 1 को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने लिखे थे इसके पहले, वेक्टर E इक्वल वेक्टर F/Q0, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लिमिट क्यों लगाए, देखो Q यहाँ पे लिमिट लगा के हमने Q0 टेंस टू 0 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ माना गया है कि जो परीक्षण धनावेश है Q0 अत्यंत छोटा, मतलब बहुत सूक्ष्म, इसकी सीमा बहुत कम होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिमिट लगा के लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये है नोट पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं कि नोट्स तैयार कैसे करेंगे। हमने जो पढ़ा ऊपर उसमें नोट्स, तो देखो ये परावैद्युतांक की परिभाषा हमने कल पढ़े थे ना, तो यहाँ पर नोट्स में आपको परावैद्युतांक की परिभाषा लिख लेनी है। परावैद्युतांक कहाँ से आया था आपको पता ही है, कूलाम के नियम से निकल के आया था परावैद्युतांक के। हमने कल देखे थे, एक छोटा के था और एक कौन सा के था, बड़ा के। तो छोटा के क्या था, नियतांक था। ठीक है, और उसका मान क्या हो रहा था, 1/4πε0 के। देखो छोटे छोटे के का मान क्या निकाल के लाए थे हमने कल कूलाम के नियम से, 1/4πε0 के। तो ये इसके अंदर जो के आया था ये बड़ा के था, और इस बड़ा के को हमने क्या बोले थे, परावैद्युतांक। इसी को हमने क्या बोले थे, परावैद्युतांक। और हमने देखे थे कि परावैद्युतांक के बराबर क्या लिखे थे हमने कल, ε/ε0। और मैंने ये भी बताई थी कि एप्साइलन और ε/0 मतलब ε0 में बहुत अंतर है। जो एप्साइलन है वो माध्यम की विद्युतशीलता होती है, जो ε/0 है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो देखो परावैद्युतांक की परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, माध्यम की विद्युतशीलता एप्साइलन और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता ε/0 के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो परावैद्युतांक के बराबर हो जाएगा ε/ε0, वेयर एप्साइलन जो है वो माध्यम की विद्युतशीलता है और ε/0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो हमने ये कल चीज़ ये सब देख लिए थे, इसको आप आज नोट कर लेना। नोट पॉइंट में क्या लिखा है, प्रत्येक पदार्थ का परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। मैंने कल आपको बताई थी कि जो ε/0 है ना, ठीक है मतलब ये कहाँ से आया था, जो छोटा के है, ये छोटा के का मान क्या होता है, 1/4πε0 के। और फिर इसको हमने हल किए थे तो 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर निकल के आया था। ठीक है, जब हमने पाई का और एप्साइलन का मान रखे थे, तो ε/0 का मान रखे थे। लेकिन जो परावैद्युतांक है जो के है, इसका मान जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग मतलब अलग अलग माध्यम में परावैद्युतांक का मान कैसा होता है,
अलग अलग। तो हम यहाँ देखते हैं कि परावर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। और ये कॉलम चार्ट जो बना हुआ है इसमें देखते हैं कि कौन से पदार्थ का परावर्तनांक कितना होता है। जैसे एम्बर का 2.8 होता है। एबोनाइट हमने पढ़े थे। एम्बर मतलब कि इसको अंबर लिखा गया, अंबर भी बोलते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आगे चल के अंबर को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया। एबोनाइट की छड़ देखे थे हमने, उसका जो परावर्तनांक है वो 2.8। कांच 5.10 मोम। देखो यहाँ कांच के सामने IMP लिखा है, मतलब कांच का परावर्तनांक पूछा जाता है। उसी प्रकार हवा का भी पूछा जाता है, पानी का और धातु का परावर्तनांक भी पूछा गया है। इसका परावर्तनांक अनंत होता है। तो ये लिस्ट आप याद कर लीजिए कि किसका परावर्तनांक कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा देखो, एक लाइन में है, बहुत सरल शब्दों में। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। भाई स्पष्ट सी बात है, ठीक है। विद्युत आवेश मतलब कोई भी आवेश हो, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा सिंपल शब्दों में, किसी विद्युत क्षेत्र के बिंदु पर स्थित एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यही पढ़े थे हमने ऊपर भी। ठीक है, देखो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने क्या पढ़े थे कि किसी वैद्युत आवेश अथवा वैद्युत आवेशों की निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक के आवेशित कण कूलाम के नियमानुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते थे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या पढ़े थे हमने, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक अत्यंत छोटा धनावेश, देखो ये धनावेश Q0 मतलब ये परीक्षण आवेश बोलते थे, रख देते हैं। तो इस धनावेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसकी उपस्थिति का वैद्युत क्षेत्र की मूल तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये समझना है आपको और आपको नोट्स बनाना है यहाँ से। ठीक है, तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। अब माना परीक्षण आवेश Q0 मतलब धनावेश, इसको परीक्षण आवेश भी बोलते हैं, पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखेंगे, ये तो पता ही है आपको, E = F/Q0। और अगर सदिश रूप में लिखना है तो सदिश रूप में वेक्टर E = वेक्टर F/Q0, या इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो वेक्टर F = क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, Q0 × E। आप वेक्टर लगा के लिखो तो सदिश रूप में कहलाएगा, और अगर नहीं लगाओगे तो ये अदिश रूप कहलाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक कैसे निकाले थे हमने देख लिए थे ऊपर। SI पद्धति में न्यूटन प्रति कूलाम, CGS पद्धति में डायन प्रति कूलाम। विमी सूत्र कैसे निकाले थे ये भी मैंने बता दी थी आपको। तो ये है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और उसके मात्रक विमीय सूत्र। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर में देखा कि विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी तीव्रता को कैसे परिभाषित करेंगे, ये हमने देखे। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट सी बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, उसका एक अपना दायरा भी होगा जहाँ तक के किसी भी परीक्षण आवेश को लाने पर वो एक बल का अनुभव करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको नोट्स यहाँ से तैयार करना है, राइटिंग वर्क यहाँ से लिखना है आपको, जितने भी पेन से राइटिंग वर्क है। तो ये आज आपका होमवर्क है। तो कल हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक चैप्टर 1 का। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।